वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 को क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। नंबर 1 है दोस्तों, विच वन ऑफ दीज मिल्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल। तो बताइएगा दोस्तों, फाइब्रस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कटर मिल। ठीक है, कटर मिल इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसके साइज रिडक्शन के लिए हम कटर मिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप ये बताइएगा कि जो रोलर मिल है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। रोलर मिल जो है दोस्तों, वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके? कंप्रेशन। आपने पढ़ा ही होगा ये स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हैमर मिल होता है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो करता है आपका इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट पर कार्य करता है। और दोस्तों, कटर मिल जो होता है वो कटिंग पे कार्य करता है। किस पे करता है? कटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों। और जो बाल मिल होता है दोस्तों, वो इम्पैक्ट एंड एडिशन पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हमकी दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो हैमर मिल होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी इम्पैक्ट। ठीक है, अभी आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो हैमर मिल जो है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर कार्य करती है। कटिंग जो होती है दोस्तों, कटिंग प्रिंसिपल पर कटर मिल कार्य करता है, आपको बता ही दिया है अभी हमने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों बताइएगा, बॉल मिल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। याद रखिएगा। ठीक है, जो बॉल मिल है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4, विच वन ऑफ दीज मिल्क इज यूज फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर्स ऑफ विटामिन। तो दोस्तों बताइएगा, विटामिन का वेरी फाइन पाउडर्स प्राप्त करने के लिए किस मिल का यूज़ करते हैं हम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा, फ्लूइड एनर्जी जो मिल होती है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे कार्य करती है। किस पे करती है? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, एट्रीशन पर कार्य करती है। और दोस्तों, बाल मिल भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पर कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल ये दोनों ही हमारी किस पे काम करती हैं? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, विच मिल इज यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों, जो हार्ड क्रूड ड्रग्स होती है उसका पाउडर प्राप्त करने के लिए किस मिल का यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा, जो रोलर मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट पास थ्रू द सीव नंबर। दोस्तों बेसिकली आपको ये बताना है कि जो वेरी फाइन पाउडर्स हैं वो किस सीव नंबर से पास होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी 120। तो सीव नंबर 120 से पास होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो सीव नंबर 44 है इससे
दोस्तों हमें मॉडरेटली फाइन पाउडर प्राप्त होता है। कौन सा? मॉडरेटली फाइन पाउडर जो होता है वो सीव नंबर 44 से प्राप्त होता है हमें। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड वाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो तीनों के द्वारा इंक्रीज होता है, ठीक है। कैसे? देखो, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। अगर जो फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। अगर फिल्टर मीडियम का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा। एंड सी है इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। अगर फिल्टर मीडियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पैरेंटल सॉल्यूशंस। तो बताइएगा दोस्तों, जो पैरेंटल सॉल्यूशंस के फिल्ट्रेशन के लिए हम निम्न में से किसका यूज़ करते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी सिंटर्ड ग्लास, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास इज करेक्ट आंसर दोस्तों। और जो ग्लास फुल है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कोरोसिव लिक्विड्स फिल्ट्रेशन के लिए। दोस्तों जो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए ग्लास फुल का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेम्ब्रेन फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो किसका बना होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल्टर एड इज। तो बताइएगा फिल्टर एड क्या है निम्न में से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी के सिलगुर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ड्रग विद वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जब हम ड्रग को वाटर के साथ बॉईल करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डिकॉक्शन इज करेक्ट आंसर। डिकॉक्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको रैपिडली रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में तो दोस्तों आप अपने सिलेबस में पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो टिंचर ऑफ ऑरेंज है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मैसेरेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम इज प्रिपेयर्ड बाय ए प्रोसेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी परकोलेशन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप वीडियो को पुश करके ना खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता भी लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी स्टडी कैसी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वन ऑफ दीज एवेपोरेटर इज नॉट सुटेबल फॉर गेटिंग ड्राई प्रोडक्ट।
तो बताइएगा दोस्तों, जो ड्राई प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा एवेपोरेटर सुटेबल नहीं होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फिल्म एवेपोरेटर्स आर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन। तो बताइएगा, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है दोस्तों, वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी तीनों पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, वॉलेटाइल ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाई। तो बताइएगा, जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्यूरिफाइड किए जाते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड बाई। तो बताइएगा, जो एरोमेटिक वाटर होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिंपल डिस्टिलेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो बताइएगा, जो ड्रम ड्रायर होता है वो जो ड्राई प्रोडक्ट्स देता है हमें किस फॉर्म में देता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्लैक्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ड्रम ड्रायर होता है वो हमें फ्लैक्स के रूप में ड्राई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन। तो दोस्तों, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो ड्राइड की जाती हैं, बताइएगा किस में ड्राइड की जाती हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ट्रे ड्रायर इज करेक्ट आंसर। नंबर 21 है, 1 ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा, जो 1 ग्रेन है वो किसके इक्वल होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी 64.78 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्रेन। याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, 1 किलोग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा दोस्तों, 1 किलोग्राम्स यानी 1 kg किसके इक्वल होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 2.20 पाउंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 2.20 पाउंड इज इक्वल टू होता है हमारा 1 kg। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यानी 1 kg में 2.20 पाउंड होते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू। तो बताइएगा, जो एक ड्रॉप होती है हमारी वो किसके बराबर होती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 0.06 ml। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 ड्रॉप जो होती है आपकी, वो आपकी होती है, उसमें जो एक ड्रॉप में आपके 0.06 ml होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, हर्मेटिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर। जो हर्मेटिक्स कंटेनर होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? बताइएगा, ओरल सॉल्यूशन के लिए, पाउडर्स के लिए, या फिर इंजेक्टेबल्स के लिए, या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंजेक्टेबल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उनके लिए हर्मेटिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 25। सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल सॉल्यूशंस बिकॉज। तो बताइएगा दोस्तों, जो सोडा लाइम ग्लास होते हैं वो पेरेंटल सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं ये आपको बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी इट रिलीजेस एल्कली इन सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों ये एल्कली रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, इसीलिए सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। एम्पूल्स इज यूजुअली मेड ऑफ। तो बताइएगा जो एम्पूल्स होते हैं वो यूजुअली किसके बने होते हैं, बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन है न्यूट्रल ग्लास के, या बोरोसिलिकेट ग्लास के, सोडा ग्लास के, या फिर सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा जो एम्पूल्स होते हैं वो आपके न्यूट्रल ग्लास के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। विच वन ऑफ दीज मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर क्लोजर्स। तो बताइएगा निम्न में से जो क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है कॉमनली, बताइएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा रबर, बी मेटल, सी ग्लास एंड डी प्लास्टिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी रबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एम्पूल्स जनरली कंटेन। बताइएगा दोस्तों जो एम्पूल्स होते हैं जनरली उनमें क्या कंटेंस होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिंगल डोज पेरेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स में आप डिप्लोमा में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। ट्रांसफ्यूजन बोटल्स आर मेड ऑफ। जो ट्रांसफ्यूजन बोटल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, बताइएगा। न्यूट्रल ग्लास की होती हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास की होती हैं, या सोडा ग्लास की होती हैं, सल्फर्ड ग्लास की होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बोरोसिलिकेट ग्लास इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक टू प्रोवाइड। तो बताइएगा दोस्तों जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराने के लिए। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबिलिटी, बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी हेट स्टेबिलिटी, या डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो प्लास्टिक में प्लास्टिसाइजर्स हमारे ऐड किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप ना हमारी प्लेलिस्ट में जाके गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शन वाइज, तो आप प्लीज़ उस पर एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरिथ्रल डोसेज फॉर्म। तो बताइएगा निम्न में से यूरिथ्रल डोसेज फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा फॉर्म, बी पैसरीज, सी है ट्रांसडर्मल पैचेस, एंड डी है सपोजिटरीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सपोजिटरीज इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पैसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोसेज फॉर्म। बताइएगा जो पैसरीज है और फॉर्म्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, किस डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए ओरल है, बी वेजाइनल है, सी पेरेंट्रल है, या डी यूरेथ्रल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वेजाइनल इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप पहले खुद से आंसर्स देने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पुश करिएगा, फिर आंसर्स देने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आपकी स्टडी कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है आपका एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स का। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी डस्टिंग पाउडर। ठीक है, डस्टिंग पाउडर जो होता है आपका एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ। तो बताइएगा जो ड्राई सील है और वेट सील है वो किसका सब टाइप है। कैप्सूल्स का है, कैचेट्स का है, टैबलेट्स का है या फिर पिल्स का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कैचेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। ग्लिडेंट्स एड डैश टू द टैबलेट्स। ठीक है, तो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए कलर, वी टेस्ट, सी फ्लो एंड डी ऑर्डर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्लो। ठीक है, यानी ग्लिडेंट्स एड फ्लो टू द टैबलेट्स। ठीक है, जो ग्लिडेंट्स जो एड्स होते हैं वो टैबलेट्स को फ्लो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गॉट इट, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। रिलीज्ड इरिथ्रोसाइट्स हैव पोर्स ऑफ डैश डायमीटर इन द सेल मेम्ब्रेन। तो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 200 टू 500 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिएगा जो रीसेल्ड इरिथ्रोसाइट्स होते हैं हैव पोर्स ऑफ 200 से 500 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है। ठीक है, इन देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। द इंडियन फार्माकोपोइया कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन डैश फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों जो इंडियन फार्माकोपोइया कमेटी है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ठीक है, पब्लिकेशंस के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए रहेगा, यानी 1948। ठीक है, याद रखिए 1948 इज करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो इंडियन फार्माकोपोइया है इसका फर्स्ट एडिशन किस ईयर में आया था। ठीक है, यानी इंडियन फार्माकोपोइया आईपी का, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था, ये आप हमें कमेंट में करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट केम इन। तो बताइएगा दोस्तों जो फार्माकोपोइया यानी सेकेंड एडिशन जो है आईपी का वो आपका 1966 में आया था, बट ये सप्लीमेंटेशन में कब आया था ये आपको बताना है। यानी ये पब्लिश सेकेंड एडिशन जो था दोस्तों ये आपका जो पब्लिश्ड हुआ था ये तो आपका 1966 में हो गया था। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंटेशन में कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी 1975 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आईपी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपोइया को आपको डीपली में पढ़ लेना है एक बार सिलेबस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। डैश एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स एडेंडम केम इन द ईयर 1989 एंड 1991। ठीक है, तो बताना है दोस्तों आपका जो कौन सा एडिशन है जो कि आपका पब्लिश्ड हुआ था 1985 में और एडेंडम हुआ था ये 1989 एंड 1991 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी थर्ड। ठीक है, ठीक है, आईपी का जो थर्ड एडिशन है वो आपका पब्लिश्ड हुआ था 1985 में। ठीक है, लेकिन ये एडेंडम कब हुआ था 89 टू 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
तो ऑप्शन ए है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स, बी मल्टी डोज कंटेनर्स, सी है एरोसोल कंटेनर्स एंड डी है सिंगल डोज कंटेनर्स। तो दोस्तों इसका को आंसर्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में हैं तो आप कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, तो जल्दी से हमें कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूनिट डोसेज फॉर्म, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से यूनिट डोसेज फॉर्म कौन सी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टैबलेट्स, सपोजिटरीज, सी पाउडर्स एंड डी पैलेट्स। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो सपोजिटरीज है ये एक यूनिट डोसेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मोनोफेसिक लिक्विड आर, तो बताइएगा जो मोनोफेसिक लिक्विड होते हैं कौन से होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कोलोइडल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो मोनोफेसिक लिक्विड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, च्यवनप्राश इज ए, बताइएगा जो च्यवनप्राश है वो कैसी डोसेज फॉर्म होती है, बताइएगा सॉलिड डोसेज फॉर्म है या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है, च्यवनप्राश सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, एप्लीकेशंस डोसेज फॉर्म इज मीन्ट फॉर, यानी दोस्तों जो एप्लीकेशन है इस डोसेज फॉर्म का क्या मतलब होता है बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशंस का मीन्स होता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एक बार देख लेते हैं दोस्तों पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी, ये बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्टेड होते हैं, इज कॉल्ड पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली टेकन थ्रू द माउथ, ये आपके डायरेक्टली माउथ के द्वारा लेते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। और टॉपिकल दोस्तों आपको पता ही है, एप्लीकेशन टू द एक्सटर्नल बॉडी इज कॉल्ड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू द आइज, ठीक है, आइज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44, कोलोइडियंस यूजुअली कंटेन, तो बताइएगा जो कोलोइडियंस होते हैं उनमें क्या कंटेन होता है यूजुअली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी नाइट्रोसेल्यूलोज, याद रखिएगा कोलोइडियंस में नाइट्रोसेल्यूलोज कंटेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन एयर ड्रॉप एज, तो बताइएगा जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है वो एयर ड्रॉप्स में यूज्ड होता है एज ए, किसके रूप में यूज होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लॉजेंजेस आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर, तो दोस्तों जो लॉजेंजेस डोसेज सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है वो किसके लिए बनी होती है बताइएगा। ऑप्शन ए फास्टर एक्शन, बी स्लो डिसोल्यूशन, सी है स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा यानी स्लो डिसोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, ए प्रो ड्रग इज ए, तो बताइएगा जो प्रो ड्रग होती है क्या होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, प्रो ड्रग क्या होती है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, जो प्रो ड्रग है एक प्रकार की इनएक्टिव डेरिवेटिव होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 49। इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं दोस्तों किसके लिए डिजाइंड होते हैं बताइएगा? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए, या फास्ट एक्शन के लिए, या इंक्रीज्ड इफिकेसी के लिए, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है, यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ठीक है, इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इन अवॉइड पोइसेस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज। तो दोस्तों बताइएगा, जो एवॉइडो पॉइस सिस्टम होता है उसमें वेइंग का यूनिट क्या होती है ये बताना है बेसिकली हमें। ग्रेन होती है, ग्राम होती है, या पाउंड होती है, या ड्राच में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी पाउंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम डिटेल्स में नहीं करा रहे हैं आपको, क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में हमने आपको एक गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाइम स्टोन इज। बताइएगा दोस्तों, लाइम स्टोन क्या होती है? ऑप्शन ए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम, एंड डी है सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, लाइम स्टोन इज आल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश इज प्योर सिलिका। तो बताइएगा निम्न में से प्योर सिलिका कौन सा होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सैंड। तो याद रखिएगा, सैंड इज प्योर सिलिका। सैंड जो है प्योर सिलिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और लाइम स्टोन दोस्तों अभी ये बताया था आपको। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, लाइम स्टोन इज आल्सो नोन एज। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो बताइएगा दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लास यानी कांच कितने प्रकार के यूज होते हैं बताइएगा? 3, 5, 2 या 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, 4 टाइप्स के ग्लास यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन कंटेनर्स फॉर टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों, टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स के लिए किस टाइप के ग्लास, किस टाइप के कंटेनर्स का यूज होता है? ठीक है, कंटेनर बनाने में किस टाइप्स के ग्लास का यूज होता है ये आपको बेसिकली बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी, यानी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यूज होते हैं जनरली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। डैश कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। तो बताइएगा दोस्तों, यानी किस कलर के ग्लास जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट IR, यानी इंफ्रारेड रेज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी ग्रीन। तो ग्रीन कलर के जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, ठीक है, ग्लास जो होते हैं वो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। डैश रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। तो बताइएगा दोस्तों, किस टाइप की रबर जो होती है कॉमन एग्जाम्पल है इलास्टोमर का? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी नेचुरल। ठीक है, नेचुरल रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 57। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इज लेस रिएक्टिव। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंटेनर लेस रिएक्टिव होता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका स्टेनलेस स्टील कंटेनर, बी है एल्यूमिनियम कंटेनर, सी है टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर, या फिर डी क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील कंटेनर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एल्यूमिनियम कंटेनर। ठीक है, एल्यूमिनियम कंटेनर इज करेक्ट आंसर।
दोस्तों पहले आप क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो को पुश करिए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ये पता लग पाएगा कि आपकी स्टडी कैसी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 58। डैश प्रोवाइड्स ग्रेटर रेसिस्टेंट टू ब्रेकेज, एड्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन। ऑप्शन ए है आपका टिन कोटिंग, बी प्लास्टिक कोटिंग, सी एल्यूमिनियम कोटिंग एंड डी लेड कोटिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्लास्टिक कोटिंग इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वो प्रोवाइड्स करती है आपको ग्रेटर रेसिस्टेंट टू ब्रीकेज, यानी ब्रीकेज से बचने के लिए, एड्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Question number 59. The flow of therapeutic agent and propellant from the containers is regulated by the। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए बाल्ब्स है, बी कंसंट्रेट, सी कंटेनर्स एंड डी प्रोपिलेंट्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बाल्ब्स इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड ग्लास। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कंप्रेस्ड ग्लास का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी ब्यूटेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज्ड इन एट्रीसन मेथड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा मिल है जो कि एट्रीसन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, बी हैमर मिल है, सी कटर मिल एंड डी रोलर मिल। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। डैश पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पाउडर्स है जो कि हमारा यूज होता है पायरोटेक्निक्स, कैरामिक्स एंड पेंट्स में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी सुपर फाइन। तो याद रखिएगा सुपर फाइन पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63। द फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जेट मिल, बी माइक्रोनाइस, सी अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा फ्लूइड एनर्जी मिल को हम इन तीनों नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीसन एंड। तो बताइएगा दोस्तों जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है। एट्रीसन पर तो करता ही है, उसके अलावा और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है क्रूशिंग, बी रोलिंग, सी ग्राइंडिंग एंड डी इम्पैक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है आपका वो एट्रीसन एंड इम्पैक्ट दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप ये और बताइएगा एट्रीसन एंड इम्पैक्ट पर एक और मिल है जो कि कार्य करता है। तो बताइएगा वो कौन सा मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एट्रीसन पर कार्य करता है फ्लूइड एनर्जी मिल के अलावा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए है डिसइंटीग्रेटर्स, वी हैमर मिल, सी बॉल मिल एंड डी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी डिसइंटीग्रेटर्स। तो याद रखिएगा डिसइंटीग्रेटर्स इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड।
तो बेसिकली हमें ये बताना है जो डिसइंटीग्रेटर है वो इम्पैक्ट और कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन ए एट्रिशन, बी क्रूशिंग, सी रूलिंग एंड डी ग्रिंडिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रिंडिंग। तो ये भी याद रखिएगा, जो डिसइंटीग्रेटर है हमारा इम्पैक्ट एंड ग्रिंडिंग प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, इज आल्सो नॉन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। तो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए मिक्सिंग है, बी साइज सेपरेशन, सी मिलिंग एंड डी साइज रिडक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी साइज सेपरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू ए सीव नंबर 10। तो बताइएगा दोस्तों जो निम्न में से कौन सा पाउडर्स है जो कि सीव नंबर 10 से पास होना जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए फाइन पाउडर, वी कोर्स पाउडर, सी सुपर फाइन पाउडर एंड डी माइक्रो फाइन पाउडर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी कोर्स पाउडर। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कोर्स पाउडर है हमारा शुड बी मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 10। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू ए सीव नंबर 22। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पाउडर सीव नंबर 22 से पास होना जरूरी है। ऑप्शन ए कोर्स पाउडर, वी माइक्रो फाइन पाउडर, सी सुपर फाइन पाउडर एंड डी मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, याद रखिएगा। यानी जो कोर्स पाउडर होता है ये आपका कोर्स पाउडर आपका सीव नंबर 10, सीव नंबर 10 से पास होना जरूरी है, और मॉडरेटली कोर्स पाउडर आपका सीव नंबर 22 से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स पाउडर सीव नंबर 10 और मॉडरेटली कोर्स पाउडर सीव नंबर 22। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, साइक्लोन सेपरेटर इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो साइक्लोन सेपरेटर है ये सेडिमेंटेशन का टाइप है, सेडिमेंटेशन टेक्निक का टाइप है, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी सेंट्रीपिटल फोर्स, सी है फ्रिक्शनल फोर्स एंड डी है टेंशन फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साइक्लोन सेपरेटर है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो साइक्लोन सेपरेटर का अपर पार्ट होता है वो क्या कंसिस्ट रखता है। तो ऑप्शन ए है टेंजेंटियल इनलेट, वी फ्लोड इनलेट, सी फ्लोड आउटलेट एंड डी कॉनिकल बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी टेंजेंटियल इनलेट। ओके, को लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, डैश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो बताइएगा दोस्तों सस्पेंशन एंड इमल्सन की प्रिपेयरिंग में हम कौन सी प्रोसेसिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए रिडक्शन, बी मिक्सिंग, सी सेपरेशन एंड डी होमोजेनाइजेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी होमोजेनाइजेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्ट्रेट इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो सस्पेंशन का लिक्विड और सॉलिड जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं।
तो ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, बी फिल्टर केक, सी फिल्टर मीडियम एंड डी स्लरी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी यानी स्लरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया आर रेफर टू एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फिल्टर मीडियम में हमारा फिल्टर मीडिया में जो सॉलिड्स एक्यूमुलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फिल्टर मीडियम, बी फिल्टर केक, सी स्लरी एंड डी फिल्ट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फिल्टर केक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फिल्टर केक। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो हमारी गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको वो स्क्रीन पर भी दिख जाएगी वीडियो के लास्ट में, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है वो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फिल्टर के द्वारा जो क्लियर लिक्विड आपका पास होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए फिल्टर केक, बी फिल्टर मीडियम, सी स्लरी एंड डी फिल्ट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी फिल्ट्रेट। तो हम उसको फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76 डैश provides mechanical support to the filter cake and also collects solid। ऑप्शन ए फिल्टर मीडिया, बी फिल्टर केक, सी फिल्ट्रेट एंड डी स्लरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी फिल्टर मीडिया। क्वेश्चन नंबर है 77 डैश कंसिस्ट ऑफ प्योर सेल्यूलोज और सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स और नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और सिल्वर। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन फिल्टर्स, बी कॉटन फिल्टर्स, सी है ग्लास वुल एंड डी एस्बेस्टोस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी मेम्ब्रेन फिल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 78। द यूजुअल पोर साइज ऑफ स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो यूजुअल पोर साइज होता है स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर का वो क्या होता है। ऑप्शन ए 0.45 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी है 0.22 माइक्रोमीटर एंड डी है 5 माइक्रोमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी 0.22 माइक्रोमीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेपरेटिंग फनल, बी वकनर फनल, सी मेजरिंग सिलेंडर एंड डी डेसिकेटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी यानी वकनर फनल इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिक्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेविगेशन, बी सीविंग एंड सी है साइज रिडक्शन एंड डी फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी साइज रिडक्शन इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, तो इसको याद रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्प्रे ड्रायर होता है वो ड्राई प्रोडक्ट को किस फॉर्म में देता है। ऑप्शन ए हमारा स्फेरिकल पार्टिकल्स, वी है होलो स्फेरिकल पार्टिकल्स, सी है फ्लेक्स एंड डी है एमोर्फस पाउडर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर यानी होलो स्फेरिकल पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाई।
तो बताइएगा जो टैबलेटिंग का ऑपरेशन होता है उसमें जो ग्रेनुलस होते हैं वो किसके द्वारा ड्राइड किए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, बी है स्प्रे ड्रायर, सी है टनल ड्रायर एंड डी है वैक्यूम ड्रायर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, जिसको हम शॉर्ट में FVD भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, FVD के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83, एंटीबायोटिक्स आर प्रीफरेबली ड्राइड बाई। तो बताइएगा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी वो मुख्यतः किस में ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ऑप्शन ए है फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, बी स्प्रे ड्रायर, सी वैक्यूम ड्रायर एंड डी ट्रे ड्रायर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी वैक्यूम ड्रायर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं, तो वैक्यूम ड्रायर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84, एंजाइम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाई। तो बताइएगा जो एंजाइम्स की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ए है हमारा वैक्यूम ड्राइंग, बी फ्रीज ड्राइंग, सी कीपिंग इन ए वार्म एयर एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, तो एंजाइम्स जितने भी होते हैं उनकी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो फ्रीज ड्राइंग के द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85, टेम्परेचर एंड टाइम यूज्ड इन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज। तो बताइएगा दोस्तों जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं उसमें आपको कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए रखना होता है ये आपको बेसिकली बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में हम जब इसको स्टेलाइज करते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोक्लेव इज कंसर्न्ड विद। तो बताइएगा दोस्तों जो ऑटोक्लेव है वो किससे कंसर्न्ड है। ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, बी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। कई बार दोस्तों आपसे इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए। तो याद रखिएगा मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा ऑटोक्लेव है। ठीक, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 87, सल्फा पाउडर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाई। जो सल्फा पाउडर्स होते हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका हॉट एयर ओवन, वी ऑटोक्लेव, सी रेडिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी हॉट एयर ओवन। तो जो सल्फा पाउडर्स होते हैं वो हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टेलाइज्ड बाई। तो दोस्तों जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज्ड की जाती हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है, वी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए, कोई भी आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 89, ऑयली इंजेक्शंस आर स्टेरिलाइज्ड बाय। तो जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, वी टिनेडलाइजेशन, सी ऑटोक्लेविंग एंड डी यूवी रेडिएशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन डेस्ट्रॉय द माइक्रोब्स ड्यू टू। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो माइक्रोब्स जो डेस्ट्रॉय होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ये बताना है बेसिकली हमें। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वी डीनेचुरेशन प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा जो है माइक्रोब्स इसमें डेस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इसमें पूछ रहा है टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टेरिलाइजेशन। हॉट एयर ओवन में हम जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। ठीक है, 160 डिग्री टेम्परेचर सेट करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन कर देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, ग्लास एपरेटस आर प्रीफरेबली स्टेलाइज्ड बाई। जो ग्लास एपरेटस होते हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज किए जाते हैं? ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, वी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज होता है? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन एंड डी एक्सरेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गामा रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 94, विटामिन्स आर स्टेरिलाइज्ड बाई। जो विटामिन्स होती हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड होती हैं? ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, गामा रेडिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका भी आपका सी ऑप्शन रहेगा, गामा रेडिएशन। तो याद रखिएगा, जो विटामिन्स होती हैं दोस्तों वो गामा रेडिएशंस के द्वारा स्टेरिलाइज्ड की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 95, द रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज। तो बताइएगा दोस्तों, इमरजेंसी में जो रैपिड मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का वो कौन सा है? ऑटोक्लेविन है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है, या हॉट एयर ओवन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रेडिएशन। रेडिएशन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। 96, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टेरिलाइज्ड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स होती हैं आपकी, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज होती हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज की जाती हैं? ऑटोक्लेविंग के द्वारा, बॉइलिंग विद वाटर, या गैसियस स्टेरिलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी गैसियस स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस वगैरह होती हैं, अदर प्लास्टिक्स मटेरियल होते हैं, वो गैसियस स्टेरिलाइजेशन के द्वारा ही हम स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसको गैसियस स्टेरिलाइजेशन के द्वारा हम स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 97। विच वन ऑफ दीज वैक्सीन कंटेन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी वैक्सीन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन रखती है। ऑप्शन ए पर्टूसिस, बी वीसीजी वैक्सीन, सी स्मॉल पॉक्स एंड डी डिप्थीरिया वैक्सीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पर्टूसिस। तो पर्टूसिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा जो पर्टूसिस जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, कंटेन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, जो डिप्थीरिया वैक्सीन होती है यानी जो डिप्थीरिया होती है डिसीज, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप बताइएगा, आपको पता ही होगा बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। वीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो दोस्तों काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो किस डिसीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इन्फ्लुएंजा, वी पोलियो, सी स्मॉल पॉक्स या डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पोलियो। पोलियो के बारे में आप दोस्तों बताइएगा, अगर कुछ पता हो तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। पोलियो जो आपकी वैक्सीन होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, याद रखिएगा दो टाइप्स की कौन सी। एक तो आपकी होती है ओपीवी, ठीक, ओपीवी जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होती है आपकी आईपीवी। ठीक, नोट कर लीजिएगा आईपीवी। आईपीवी को हम क्या कहते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ये होती है आपकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, कैसी होती है, ये होती है लाइव, ये होती है आपकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। और जो आईपीवी होती है वो होती है आपकी किल्ड। ठीक है, ये आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो ओपीवी वैक्सीन होती है इसको जो डेवलप्ड किया था वो अल्बर्ट सेविन ने किया था। किसने किया था, सेविन ने। तो इसलिए इसको सेविन के नाम से भी जानते हैं हम। किसने डेवलप्ड किया था इसको, अल्बर्ट सेविन ने, इसलिए हम इसको सेविन वैक्सीन भी कह देते हैं। और जो आईपीवी वैक्सीन है इसको डेवलप्ड किया था जॉनस साल्क ने, तो इसलिए हम इसको साल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ओपीवी को हम सेविन वैक्सीन के नाम से जानते हैं और आईपीवी को साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। वीसीजी वैक्सीन कंटेन। तो वीसीजी वैक्सीन में क्या होता है बताइएगा, किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है या लाइव बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, सी टॉक्सोइड होता है या लिविंग वायरल सस्पेंशन होता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, लिविंग बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक है, तो जो वीसीजी की जो वैक्सीन होती है उसमें लिविंग बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 100। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज प्रिपेयर्ड इन द ब्लड ऑफ। तो बताइएगा जो डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन होता है वो किसके ब्लड से तैयार किया जाता है। ऑप्शन है काउ, बी सी डी, सी है हॉर्स एंड डी कैमल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हॉर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट आप जल्दी से हमें कमेंट करिएगा क्या होता है। तो दोस्तों आज हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू आपको कवर करा दिए हैं।
तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइएगा जो नेक्स्ट MCQ है वो किस सब्जेक्ट से लेकर आएँ। जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।